आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से लेके 1950। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। नाम है एकलव्य स्नातक 1। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी 18वीं शताब्दी के अंदर मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, इसके मेन क्या रीजन थे उसको डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बाबर ने की थी 1526 में। और बाबर की देखरेख में मुगल साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा फला फूला था। और 1707 में जो है औरंगजेब, इसकी मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, या यूं कह सकते हैं कि औरंगजेब के काल से ही मुगल साम्राज्य के पतन का जो है पतन पतन होना स्टार्ट हो गया था। अब इसमें रीजन क्या थे, इसमें काफी सारे रीजन थे। कुछ महत्वपूर्ण रीजन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, सबसे पहला था औरंगजेब की नीतियां। जो औरंगजेब की नीतियां थी वो काफ़ी ख़राब नीतियां थी सभी को लेकर के। ठीक है, औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था, तो इसका झगड़ा रहता था शिया मुसलमानों के साथ। ठीक है, दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, आपको पता होता है। एक सुन्नी मुसलमान होता है, एक शिया मुसलमान होता है। तो औरंगजेब ने शिया मुसलमानों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया। इसने हिंदुओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया, हिंदुओं के काफ़ी मंदिरों को तोड़वाया इसने। तो जो भी था, मतलब जो इसकी प्रजा थी, उसमें जो भी शिया मुसलमान हिंदू था, उन उस प्रजा के ऊपर इसने काफ़ी अत्याचार किया। जिससे क्या हुआ, जिससे जनता के अंदर एकता कभी नहीं बनी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो विदेशी आक्रमण थे उसने इन सब का फ़ायदा उठाया। ठीक है, जैसे मराठों ने इसका फ़ायदा उठाया, अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो इसकी नीतियाँ जो थी वो काफ़ी ख़राब नीतियाँ थी, जिसकी वजह से जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद जो भी उत्तराधिकारी बने वो अयोग्य उत्तराधिकारी थे। लगभग एक वर्ष के अंदर 3 से 4 उत्तराधिकारी को बदल दिया गया था। यानी कि इसके बाद के जो उत्तराधिकारी आए, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो ठीक नहीं थी मुगल साम्राज्य को लेकर के। या यूँ कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो नीतियाँ थी उसके कारण साम्राज्य जो था बिल्कुल ही आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से कमज़ोर हो गया था। तो जो उत्तराधिकारी थे वो अच्छे से उसको चला नहीं पा रहे थे, है ना। तो जो उसके बाद के उत्तराधिकारी थे औरंगजेब के बाद, वो अयोग्य थे। उसके बाद तीसरा मेन था मुगल अभिजात वर्ग का पतन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी मुगल थे ना, उनके अंदर फूट डल गई थी। यूं कह सकते हैं कि गुटबंदी बन गई थी, अलग अलग गुट बन गए थे। अलग अलग गुट बनने के कारण क्या हुआ था कि उनके बीच में जो एकता थी वो समाप्त हो गई थी। तो मुगल अभिजात का जो वर्ग था ना, उसका पतन होना स्टार्ट हो गया था। देखिए, दरबार में गुटबंदी बन गई थी। दरबार में कौन कौन थे, ईरानी लोग थे। ठीक है, कुछ मुसलमान थे। ठीक है, कुछ हिंदू थे, कुछ डच थे। इनकी अलग अलग सबकी गुटबंदी बन गई थी। अब गुटबंदी बनने से हमेशा क्या होता है, गुटबंदी बनने से जो साम्राज्य होता है ना उसी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सभी अपने अपने गुटों के बारे में सोचते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाला फायदा उठा लेता है। ठीक है, तो दरबार में जो गुटबंदी बनी उसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो उत्तराधिकारी चुने गए थे ना वो इस ढंग से चुने जा रहे थे कि लगभग एक साल के अंदर 3 से 4 उत्तराधिकारी को बदल दिया गया था। तो उत्तराधिकारी कुछ इस प्रकार से चुने जा रहे थे, उसके जो नियम थे चुनने के वो बिल्कुल खराब थे। और बार बार उत्तराधिकारी जब बदलता है तो आपको पता होगा, अगर राजा किसी देश का बार बार बदला जाएगा तो उस देश की तरक्की पॉसिबल नहीं है ना। तो ये है। तीसरा था मराठा शक्ति का उत्थान। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति जो है वो अपने चरम पर थी, उनका उत्थान हो चुका था। ठीक है, सैन्य दुर्बलता। जो औरंगजेब की जो सेना थी उस समय, जो मुगल सेना थी, वो सैनिक दुर्बलता की मार झेल रही थी। सैनिक दुर्बलता की मार कैसे झेल रही थी, क्योंकि जो उसकी नीतियां थी औरंगजेब की, उसकी वजह से काफ़ी सारे युद्ध उसने लड़े। ठीक है, युद्ध लड़ने से क्या हुआ था कि जो साम्राज्य था उसको आर्थिक नुकसान पहुंचता था। ठीक है, आर्थिक नुकसान पहुंचने से सैनिकों को जो है फायदा कम मिलता था। इनको जो है टाइम पर वेतन नहीं मिलता था। ठीक है, सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी। जिससे क्या था कि सैनिक दुर्बलता बढ़ती जा रही थी उसकी सेना में। ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन रहा था मुगल साम्राज्य के पतन का। उसके बाद आर्थिक कमजोरी। आर्थिक कमजोरी भी यही थी कि साम्राज्य कमजोर हो गया था,
राजकोष खाली हो गया था, बार बार आक्रमण से जो उसकी नीतियां थी उसकी वजह से पूरा राजकोष जो है वो खाली हो गया था। जनता जो है वो गरीबी की मार झेल रही थी, प्रजा गरीबी की मार झेल रही थी, सैनिक गरीबी की मार झेल रहे थे, तो आर्थिक कमजोरी आ गई थी। और किसी भी साम्राज्य अगर आर्थिक कमजोरी से वो जूझ रहा है तो फिर उसका पतन होना निश्चित है ना। तो आर्थिक कमजोरी थी। लास्ट इसका सबसे मेन रीजन था विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। ठीक है, आपको याद होगा प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। तो विदेशी आक्रमण के द्वारा भी जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो, मुगल मुगल साम्राज्य लास्ट यही था कि विदेशी आक्रमण ने इसको खत्म कर दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध आपको पता हो, प्लासी का युद्ध आपको पता हो, इसमें जो है मुगल साम्राज्य एक अंतिम दौर में था। यहाँ पर मुगल साम्राज्य लगभग खत्म ही हो गया था। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कराया है, आप इसको जो है इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके पेपर के अंदर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट, 1764 में बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेजों को खतरा हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों को खतरा क्या हो गया था? हुआ क्या था देखिए, जब पलासी का युद्ध हुआ ना 1757 में, उसके बाद अंग्रेजों ने एक चाल चली। अंग्रेजों ने जो है मीर जाफर को वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया था। बंगाल में यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। बंगाल का नवाब बना दिया इसको, मीर जाफर को। उसके बाद मीर जाफर एक कठपुतली था। मीर जाफर एक कठपुतली था जिससे वहाँ की जनता में रोष पैदा हो रहा था। वहाँ की जनता चाहती नहीं थी कि अंग्रेजों का कब्जा हमारे ऊपर हो, अंग्रेजों की मनमानी हमारी हो। तो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को वहाँ का जो है बंगाल का प्रतिनिधि बना दिया गया। अब अंग्रेज सोचते थे कि जो मीर कासिम है ये भी मीर जाफर की तरह काम करेगा, लेकिन मीर कासिम ऐसा नहीं निकला। मीर कासिम ने क्या करा? मीर कासिम एक योग्य उत्तराधिकारी था। मीर कासिम ने अपनी योग्यता दिखाई और उसने जो है अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों के अंदर खतरा पैदा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। अब बक्सर की लड़ाई कौन किस किस में लड़ी थी आपको पता हो? मीर कासिम जो है भाग करके बिहार गया था सुआजुद्दौला के पास, और उसके साथ साथ उसने शाह आलम के साथ मिलकर के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसको कहा जाता था क्या? बक्सर का। अंग्रेज के अवैध व्यापार, ये भी सबसे बड़ा रीजन था। अब अंग्रेजों ने अवैध व्यापार शुरू करा था। अवैध व्यापार क्या था कि जो भी भारतीय थे ना, जो भी मुगल साम्राज्य यानी कि जो भी मीर कासिम के अंडर में काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर भारी से भारी टैक्स लगा दिया था। उनको व्यापारियों को परेशान किया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो जनता में रोष फैलने लगा, जिसकी वजह से जो है 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। मीर कासिम के द्वारा व्यापार नियंत्रण। अब मीर कासिम जो था ना वो एक योग्य उत्तराधिकारी था, तो इसने व्यापार को नियंत्रित करना यानी कि अपने अधीन लेना स्टार्ट कर दिया था। और अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि वो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रहे। तो वो उनकी बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। समझौते का प्रयत्न भी असफल हुआ। अब अंग्रेजों ने समझौता चाहा था कि भाई मीर कासिम और हमारे बीच समझौता हो जाए, लेकिन वो समझौता एक तरफा था, तो इस वजह से वो समझौता असफल रहा। उसकी वजह से युद्ध हुआ। लास्ट में क्या हुआ? मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिससे कि और दोबारा से जनता में रोष फैल गया। फिर युद्ध लड़ा गया। अब युद्ध के परिणाम क्या होते हैं देखिए। युद्ध तो हो गया, युद्ध हुआ था लगभग एक दिन युद्ध चला था पूरा। अब युद्ध के परिणाम हुए, कुछ राजनीतिक परिणाम आए, कुछ आर्थिक परिणाम आए। ठीक है, राजनीतिक परिणाम क्या आए? राजनीतिक परिणाम ये आए कि इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों को विजय मिली थी। ठीक है, लगभग जो है मुगल साम्राज्य, जो मीर कासिम की जो सेना थी, इसके लगभग 2000 सैनिक इसके अंदर मारे गए थे। ठीक है, 500 के आसपास जो है अंग्रेजी सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन इसके बाद युद्ध में हारने के बाद मीर कासिम भाग गया था और अंग्रेजों को विजय मिल गई थी। जिससे क्या हुआ? इसके राजनीतिक परिणाम ये निकले कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का पुनः जो है भारत के ऊपर वर्चस्व स्थापित हो गया। ठीक है, आर्थिक परिणाम ये निकले कि बंगाल के ऊपर इन्होंने 50 लाख का जुर्माना लगाया। 50 लाख वसूले बंगाल से इन्होंने। भारत की सर्वोच्च शक्ति पराजित हुई। जो भारत की अंतिम सर्वोच्च शक्ति कह सकते हो कि जो मुगल साम्राज्य था वो पराजित हुई। और इसके बाद जो है अंग्रेजों का कठोर शासन का उदय हुआ था इस युद्ध के बाद। किसके बाद? 1764 बक्सर के युद्ध के बाद।
अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, भारत में ब्रिटिश द्वारा बनाई गई विभिन्न भू राजस्व नीति क्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भू राजस्व नीति। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? अंग्रेजों के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल और केवल लूटने का काम किया था भारत को, भारत के किसानों को परेशान किया। सबसे जो खराब स्टार्टिंग में इन्होंने ये लेके आए थे इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा ये हालांकि जो तीन चार आप ये देख रहे हो ना, ये सारी क्या थी? ये पॉलिसी थी टैक्स वसूलने की। किससे? भारतीय किसानों से, भारतीय व्यापारियों से। ये एक टैक्स वसूलने की पॉलिसी थी। तो सबसे पहली थी इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा में क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। किसके साथ? भारतीय किसानों के साथ, कि आपको आपकी जमीन किनकी थी? किसानों की जमीन थी, लेकिन जमीनों को इन्होंने अपने तरीके से यूज किया। जमीनों को सिर्फ फसल उगाने के लिए किसानों को दिया गया, और उसका एक बहुत भारी हिस्सा जो है टैक्स के रूप में किसानों से वसूल करते थे। और इसके साथ साथ इतने कठिन इन्होंने जो नियम बनाए हुए थे कि अगर फसल नहीं भी होगी तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद अगली जो इनकी भू राजस्व नीति आई थी वो आई थी जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसमें क्या था? क्या लगभग ये देखिए 10/11 का हिसाब किताब इन्होंने दिया था किसानों को। यानी कि अगर आप 11 फसल उगाते हैं, 11 फसल उगाते हैं, तो आपको 10 भाग जो है वो ब्रिटिश सरकार को देना होगा, और 1 भाग आप स्वयं रखेंगे। इसी प्रकार से कुछ चेंजेस करके फिर ये लेके आए रेतवाड़ी प्रथा को। उसके बाद कुछ चेंजेस करके ले आए महालवाड़ी प्रथा को। महालवाड़ी प्रथा के अंदर क्या था कि ना केवल किसान को बल्कि पूरे गांव को टैक्स चुकाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी भू राजस्व नीति जो है ब्रिटिश सरकार लेकर के आई थी, जिसमें केवल और केवल क्या हुआ? किसानों की जो दशा थी वो दुर्दशा में बदल गई। किसान बिल्कुल डाउन होता चला गया। ठीक है, ये सबसे बड़े रीजंस थे। भारी भारी इन पर टैक्स लगाए गए, भारी भारी इन पर जुर्माने लगाए गए, जिससे किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी उस समय में। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत जो थी करी थी किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। कहाँ की थी? बंगाल में। ये आपको पता होना चाहिए। इन पॉइंटों को आप जरूर लिखना एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है तो। जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी लॉर्ड कार्नेविल्स ने। ठीक है, लॉर्ड कार्नेविल्स ने की थी, और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक, ठीक है, और आएगा यहाँ पे, और कर्नाटक के किसानों पर इसे लागू किया गया था। अब देखिए जमींदारी प्रथा में था क्या? स्थायी बंदोबस्त में अभी मैंने आपको बताया था 10/11 हिस्सा। यानी कि अगर आप 11 फसल उगाते हैं तो उसका 10वां हिस्सा, ठीक है, 11 हिस्से में से टोटल अगर 11 हिस्सा है तो उसका 10 हिस्सा किसको देना पड़ता था? ब्रिटिश सरकार को। तो बचेगा ही क्या किसान के पास? और एक हिस्सा मिलता था जमींदार को। जमींदार कौन था? जिसकी जमीन थी। रेतवाड़ी जो प्रथा थी वो मद्रास में लागू की गई थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जो प्रथाएं थी वो लागू की गई थी। वो मद्रास, मुंबई, आसाम, इनके कुछ भागों में लागू की गई थी। कौन लेकर आया था इसको? ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉमस मुनरो। मुनरो ने इसको स्थापित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। देखिए 19वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर ना बहुत सारी कुरीतियां थी। सामाजिक सुधार की जरूरत थी और धार्मिक सुधार की जरूरत भी थी। सामाजिक सुधार में क्या क्या लेकर आए थे? अब सुधार किन्होंने किया था? आपको ये तो आपको पता होगा। ब्रह्म समाज हो गया ऐसे, ठीक है, आर्य समाज हो गया, राधा रामकृष्ण मिशन हो गया, ठीक है। तो इन सभी ने क्या करा था? सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधार भी किए थे भारत के अंदर। अब सामाजिक सुधार में कहाँ का आवश्यकता थी? सती प्रथा को हटाना था। सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे समाज की उस समय में। उसमें होता क्या था कि यदि किसी का पति मर जाता है, ठीक है, तो उसकी पत्नी को उसके साथ जो है जला दिया जाता था। बाल हत्या, दास प्रथा, नौकर प्रथा जो थी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो है अपने घर में दास बना लिया जाता था, वो दास प्रथा कहलाती थी। बंधुआ मजदूर कह सकते हो आप इसको, ये वाली प्रथा भी थी। बाल विवाह था, बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। खासकर ये राजस्थान की तरफ सबसे ज़्यादा रहा था, काफ़ी लंबे समय तक चला। और ये ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सबसे बड़ा था सामाजिक सुधार में, स्त्री शिक्षा। क्योंकि जो स्त्रियां थी उस समय वो शिक्षित नहीं थी, जिसकी वजह से वो जो पुरुष प्रधान समाज था उसकी मार झेल रही थी, है ना। हमारा समाज जो है शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा है, और उस समय में कुछ ज़्यादा ही पुरुष प्रधान समाज था, तो स्त्रियां अशिक्षित होने के कारण जो है पुरुषों की मार झेलती थी, समाज की मार झेलती थी। और जाति प्रथा का विरोध, ये मेन सामाजिक कुरीति थी उस समय।
जो निम्न कोटि की जातियां थी उनको जो है दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको तुच्छ प्रकार से देखा जाता था, तो उसका विरोध किया गया। ये सब किसने किया था? ज्योतिराव फूले हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, ये बड़े बड़े जो महान व्यक्ति रहे, इन्होंने जो है इन सब चीज़ों का सामाजिक सुधार आंदोलन जो है इन लोगों ने चलाए थे। धार्मिक सुधार की बात करें तो धार्मिक सुधार देखिए, धार्मिक सुधार में कहाँ जरूरत थी? धार्मिक सुधार में जरूरत थी जो हमारे धर्म के ऊपर चोट पहुंचाई गई थी ना, हमारे हमें हमें जो तोड़ने की नीति बनाई गई थी, ठीक है, उसको सुधारने की जरूरत थी, धार्मिक सुधार। अब ये किस किसने की थी? जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई राजा राजा राम मोहन राय के द्वारा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की, रामकृष्ण की, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी ने क्या काम किया? इन सभी ने जो है धार्मिक रूप से सभी को एकता के बंधन में बांधने का काम किया था, कि किस प्रकार से जनता को एकता के बंधन में बांधा जाए और अपने धर्म को किस प्रकार से बचाया जाए। तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन रहे थे उस समय के, 19वीं शताब्दी के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 1857 के विद्रोह के मूल कारण क्या थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल अत्यधिक बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे जो पहला मूल कारण था वो था देखिए, चार प्रकार के कारण थे: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सैन्य कारण। चार प्रकार के कारण थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम राजनीतिक कारण को। राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, एक सहायक संधि बनाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी की लैप संधि थी, नीति थी, ठीक है। इन्होंने जो है राजनीतिक रूप से भारत का नुकसान ही किया था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा था? झांसी के उत्तराधिकारी पर रोक लगा दी थी, नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी थी, नागपुर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किन्होंने कर लिया था? अंग्रेजों ने। तभी तो 1857 का विद्रोह हुआ था। जमींदारों तथा किसानों से उनकी जमीन छीनना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यानी कि मूल रूप से इन्होंने राजनीतिक रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया था पूरे भारत पे। कब्जे के साथ साथ ये जितने भी भारत के जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे झांसी का उत्तराधिकारी नहीं बनने दे रहे थे, नाना साहिब की जो पेंशन बांधी गई थी उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो मेन बड़े बड़े लोग थे इनको भी इन्होंने बंदी बनाना, ये कह सकते हो कि नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण थी। आर्थिक कारण की बात करें तो इन्हें भारतीय कारीगरों से उसकी रोटी रोजी छीन ली थी, ठीक है, उनके कामकाज को छीन लिया था, उनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया था। अंग्रेजों की जो व्यापारिक नीति थी वो ये थी कि जितने भी जो भारतीय व्यापार थे उन पे भारी भारी टैक्स लगाओ, उनको परेशान करो, उनकी जमीनों को हड़प लो। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी बंदोबस्त की नीति अत्यधिक कर लगाना थी, ठीक है। जो उसकी स्थायी बंदोबस्त की नीति थी मैंने अभी आपको पहले ही बताई। उसका क्या मेन मकसद था? कि अधिक से अधिक कर वसूलो, अधिक से अधिक टैक्स वसूलो, लगभग एक तिहाई से भी ज़्यादा, ठीक है, दो तिहाई से भी ज़्यादा जो है, दो तिहाई से भी ज़्यादा जो है टैक्स वसूला जाता था। तो ये आर्थिक प्रमुख कारण था। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया। सती प्रथा को समाप्त करना, अंग्रेजी शिक्षा जो है थोप दी गई थी, ठीक है, भारतीयों पर। ईसाई प्रचारकों द्वारा अन्य धर्मों की निंदा करना। जो ईसाई प्रचारक थे, ईसाई धर्म अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था भारत के अंदर। तो ये क्या करते थे कि ईसाई प्रचारक जो थे अन्य धर्म, यानी जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, इनकी निंदा करते थे। इन लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे कि कैसे ये लोग कन्वर्ट हो जाए। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे 1857 की क्रांति के। और लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था? भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजना। जो भारतीय सैनिक थे ना, जो भी भारत भारत के सैनिक थे, उनको ये समुद्र के आसपास डिप्लॉय करते थे कि यहाँ पर आपको रहना है। भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, ठीक है, काले गोरों का भेदभाव करते थे, चर्बी वाले कारतूस का जबरन उपयोग करना। अब उनको जो है उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। आपको पता हो सबसे मेन रीज़न ये था कि जो उन्हें कारतूस दिया गया था ना, उस पर सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे क्या हुआ था कि जो भारतीय सैनिक था उनके अंदर विद्रोह पैदा हो गया था कि हम इस प्रकार के जो कारतूस नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर सूअर की या गाय की चर्बी, कुछ इस प्रकार की चर्बी जो है उस पर लगी हुई थी, ऐसे कारतूस उनको दिए गए थे, ठीक है। उनको वेतन नहीं दिया जाता था टाइम पे, कम से कम वेतन उनको दिया जाता था, पदोन्नति नहीं मिलती थी। तैनाती जो थी भारतीयों के साथ भेदभाव वाली थी, ठीक है। तैनाती भी मैंने आपको बता ही दिया कि उनको लड़ने के लिए कहाँ भेजते? समुद्र पे भेजते थे। तो भारतीय सैनिकों के साथ जो था वो भेदभावपूर्ण व्यवहार था,
जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किए टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आपके जरूर आ जाएंगे इसके अंदर से एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अन्य टॉप 5 क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।